तो आपने सभी ने ईयरफोन लगा लिए हैं, नहीं लगाए हैं तो लगा लिए, है ना? क्योंकि मेरी आवाज आपको स्पष्ट सुनाई तो भी देगी। अब दिखाई नहीं देगा तो मैं आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें आप अपनी केवल क्वालिटी बढ़ा सकते हैं यूट्यूब से, वीडियो की। और आपको क्लियर कोई कुछ चीज़ उसमें दिखाई नहीं देती है तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाएं और फिर उसे देखें। तो इससे पहले हमने कई वीडियो को कवर कर चुके हैं, तो आज ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। देखो ऑनलाइन में क्या फायदा है तुम्हारा, पहली बार तो मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन में आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं और किसी भी तरह से पढ़ के यानी पढ़ सकते हैं। आप तैयार होके बैठे हैं, ये भी कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। आप घर पर कैसे भी हो, खाना पीना खाया और पढ़ने बैठ गए। तो ये तो आपके लिए टाइम बचाने की विधि है एक तो, है ना? आप लेकिन कहीं ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं तो वहां पर आपको समय देना होता है अपना, रास्ते में आना जाना, वो कई घंटे आपके वेस्ट हो जाते हैं। आप वेस्ट माने या कुछ ही माने वो आपके ऊपर है, लेकिन वो वेस्ट ही हो जाते हैं, वो कुछ नहीं होता उसमें। तो आप कहीं बैठकर पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, तो अपनी कॉपी लेकर बैठे और किताब हो तो किताब लेकर बैठे। मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, कुछ कुछ प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किस तरीके से पूछे जाएंगे तो वो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे अभी। तो कंप्यूटर महोदय जी प्लीज स्टूडेंट को क्वेश्चन दिखाइए। हाँ तो आप, मैं यहाँ पर हट जाता हूँ ना साइड में, तो आपको अच्छे से विजिबल हो पाएंगे। देखें, गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए। इस प्रमेय का उपयोग करके एक समान आवेशित गोलीय कोश के बाहर केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रतिपादित कीजिए या स्थापित कीजिए या निगमन कीजिए। एक्स वाई जेड जो भी कुछ कहे आपसे वो करना है। तो आप अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़े अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन अथवा में करके पूछ सकता है आपको, ये पहले वाला जो क्वेश्चन दिया है वो ना कहे, दूसरा वाला क्वेश्चन पूछ रहे आपके एग्जाम में तो वो भी आपको सॉल्व करना है उसी तरीके से जो मैं कराऊंगा अभी। तीसरा क्वेश्चन अथवा करके दिया है, इसे भी आपको पढ़ना है। जहां तक क्वेश्चन पूछे आपको वहीं तक सॉल्व करना है। आपसे पूछे कि गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो बाहर का पूछे तो बाहर का बताएंगे, और अंदर का पूछे तो अंदर का बताएंगे, और सतह का पूछे तो सतह का बताएंगे। सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोनों तरीकों से या तीनों तरीकों से कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको वो सॉल्व करना है। हाँ तो गॉस की प्रमेय का सूत्र आप देख सकते हैं, और गॉस की प्रमेय का उल्लेख पूछे तो उल्लेख करना है, और नहीं कहे तो कुछ नहीं करना है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं गॉस की प्रमेय का सूत्र, है ना? पूरा आ रहा है, इसे पढ़ सकते हैं, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ। तो फाई इक्वल क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो, ये तो सूत्र है। या फिर ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए भी सूत्र होता है, यानी वैद्युत फ्लक्स का ये सूत्र होता है जैसे फाई ई इक्वल ई इंटू ए। और यही सूत्र होता है फाई ई इक्वल क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो इक्वल ई डी ए या ई ए, कैसे भी कर सकते हैं आप। आपको जो दिख रहा है वही करें आप। तो आपको क्या ज्ञात करना है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपको हेडिंग है, आप हेडिंग अच्छे से देखें आप अपनी स्क्रीन पर। आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, पहले आपको गॉस की प्रमेय दिखाइए तो गॉस की प्रमेय लिखनी है, फिर उसके बाद से ये हेडिंग है तो वो हेडिंग आपको लिखनी है। इसमें का एक समान रूप से, एक समान रूप से यानी हर जगह हर बिंदु पर आपका आवेश है जो चार्ज है वो सभी जगह समान होगा, है ना? एक समान का मतलब वही होता है। तो देखें, आप अपना डायग्राम देखें, इससे आपको अच्छे से विजिबल हो पाएगा, क्वेश्चन भी समझ में आएगा आपको अच्छे से। इसलिए मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, और नहीं भी दिखाता हूँ तो क्या कर लोगे आप? अरे दिखाता हूँ।
हाँ, तो आपको कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है पूरा? आ रहा समझ में? ओके, समझ में आना चाहिए आपको। तो आप अपना डायग्राम देखो, इसमें देखो प्लस क्यू आवेश, ये आपको यहाँ डायग्राम अच्छे से विजिबल हो पाएगा, है ना। यहाँ ये क्या है, ओ क्या है, ये केंद्र है। जो स्मॉल आर है ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। इधर जो डैश डैश करके आपको अंदर वाला जो इंटरनल सर्कल दिख रहा है, आपको गोला दिख रहा है, वह है गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ कैसा होता है, काल्पनिक, यानी कि हम उसकी कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं उसका। इसी प्रकार से आवेशित कोश जो प्लस 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 क्यू यानी आवेश चार्ज है, ये आवेशित कोश है। यहाँ पर इसकी दूरी आर, यानी जो आर है, जो कैपिटल आर है, वो भी एक रेडियस है। वो किसकी है, आवेशित कोश की। और इसके बाहर इससे बड़ा क्या है, आर, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आर रेडियस, और बड़ी कौन सी है, छोटी वाली आर, यानी स्मॉल वाली आर बड़ी है इसमें। ये दिखा रहा है, आप इस अपने डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चित्र को देखें आप अच्छे से, मैं अभी चित्र को आप साथ साथ बताता जाऊंगा तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। जब बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, जब बिंदु यानी हमने कोई पॉइंट माना, हमें उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वो आप देख सकते हैं P डॉट डी ए और ई क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, वो देख पा रहे हैं आप अच्छे से। तो माना ओ को केंद्र मानकर त्रिज्या आर के एक गॉसियन सरफेस यानी गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, लेकिन समान दूरी के कारण, देखो सर्कल में कहीं भी आप कोई भी रेडियस मापें तो हर जगह समान होगी, चाहे इस तरफ नापे ईस्ट में, चाहे वेस्ट में, चाहे नॉर्थ में, चाहे साउथ में, चाहे नॉर्थ ईस्ट में, चाहे वेस्ट, मतलब सब की रेडियस क्या होगी, समान होगी। तो भाई क्या है, लेकिन समान दूरी के कारण पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण समान व दिशा अलग अलग होगी। तो देखो मैं चित्र को हटा देता हूँ, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे देखो ये है, यही तो सर्कल है, और यहाँ पर देखो ये है सेंटर पॉइंट। तो आप यहाँ से किसी भी रेडियस मापेंगे तो ये सभी रेडियस है का इक्वल होंगे। ये आर, ये भी आर, ये भी आर, सभी का मान क्या है, इक्वल है। तो इनका परिमाण भी कैसा आएगा, समान। चाहे आप इस तरीके से मापें सभी, यानी आर इक्वल होगी, बिल्कुल सभी का मान इक्वल होगा, यानी किसी भी बिंदु पर, या आपको विजिबल किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण समान व दिशा अलग अलग होगी। तो आप इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं, देखो किसी की ईस्ट में, किसी की वेस्ट में, किसी की साउथ में, किसी की नॉर्थ में, किसी की नॉर्थ साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में, है ना, नॉर्थ ईस्ट में। या आप देख सकते हैं दिशा कैसी, डायरेक्शन सबकी कैसी है, अलग अलग हो सकती है। तो आपको यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी ए है ना, ये का क्षेत्रफल, इसका जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल, इस तरीके से। बिंदु पी तो मान लेते हैं, इसमें कोई नहीं है, आप बिंदु कुछ ही मान सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम बिंदु पी मान लेते हैं कि इस पर हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और कुछ नहीं है। तो ये आपको चित्र तो समझ आ चुका होगा। मैं चित्र को रख कर देता हूँ, वही पहले वाला चित्र लगा देता हूँ, आप अच्छे से उसे नोट कर पाएंगे। इसे भी देख लें एक बार। केवल मेरा समझाने का तरीका क्या था इसमें कि सबकी डायरेक्शन क्या है, किसी भी बिंदु पर कहीं भी आप रख दो, कहीं भी दिशा अलग अलग होगी, लेकिन सभी का परिमाण कैसा होगा, समान होगा, यानी आर इक्वल होगी। सब आर का मान सब जगह समान होगा। तो लगा दो कंप्यूटर, हो गया भाई पहले वाला। सब में हम गॉस की नियम का उल्लेख करते आ रहे थे, इससे पहले हमने कई अनुप्रयोग किए, यानी गॉस की प्रमेय के अनुसार ही तो किए, तो हमें गॉस का नियम भी लगाना पड़ेगा उसमें। तो गॉस का नियम हमको पता है, ये सूत्र होता है ई डॉट डी ए, यानी वैद्युत फ्लक्स का ये सूत्र होता है ई इंटू ए, यही तो होता है इस तरीके से।
तो आप या यानी इक्वल कर सकते हैं, इसका मतलब इक्वल भी हो सकता है, बराबर का साइन लगा सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस थीटा या क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो, ये कॉस की परिमेय का सूत्र होता है क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो। तो ई व डी ए की दिशा समान है, मैं जो भी चित्र आपको दिखा रहा हूं उन दोनों की दिशा क्या है, समान है। वृत्त क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल की दिशा समान है, अतः थीटा बराबर जीरो। हमें इसलिए हम थीटा का मान क्या मानते हैं, जीरो। और आप जीरो थीटा का मान रख देंगे तो कॉस जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है। ये आपको मैथ के सर बताएंगे अच्छे से, और आपको 10th क्लास में पढ़ा हुआ तो वो भी पढ़ा हुआ आपने कि कॉस जीरो का मान 1 होता है। अगर आप यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ई डॉट डी ए, आप यहाँ पर 1 रख दें इस तरीके से, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, यही तो प्राप्त होगा ई डॉट डी ए। तो ये समझाने का बस केवल वो था तरीका। अब आप आगे बढ़े थे, लेकिन ई का परिमाण यानी परिमाण, ई का परिमाण संपूर्ण पृष्ठ के लिए समान है। आप किसी भी बिंदु पर देखो, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिंदु में किसी बिंदु पर ई का परिमाण क्या है, समान है, समान है ना। तो ई यहाँ से देखो बाहर निकल आएगा, इस वाले से देखें तो ई बाहर निकल आएगा, ई इंटीग्रेशन डी ए। भैया क्या है, डी ए क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये घनकोण में पढ़ा था, जो घनकोण में चलो नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो मैं आपसे एक बार सिंपल सा पूछता हूँ कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जो सर्किल होता है उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ये तो सिंपल है, जब जाहिर में बात पता है सबको। तो 4 पाई आर स्क्वायर ये होता है सूत्र। तो डी ए का मान आप इसमें रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। देखो डी ए का मान यहाँ से आपने रखा ये वाला यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई है, इसका डॉट डॉट का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। वही है, वही चल रहा है अपना सिस्टम। ई का यानी वृत्त क्षेत्र की तीव्रता हमें तो ज्ञात करनी है, तो ई तो यहाँ का यही रखा रहने दिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये हमने इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसका। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका जो है सूत्र है, ये तो सॉल्व हो गया। अगर आर कैप इस तरीके से हो तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल करके ई अपॉन आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अगर इसमें ये तो यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, कोई बात नहीं, यहाँ तक ही आपको लिखना है, पेपर में और पूछने आए तो। अगर यहाँ पे आवेश का पृष्ठ घनत्व हो तब आप क्या करेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ये तो आपके लिए एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं। अगर यदि कोष पर यानी जो गोलीय कोष है, अगर आवेश का पृष्ठ घनत्व हो तो आप क्या करेंगे, देखो आवेश का पृष्ठ घनत्व का सूत्र क्या होता है, सिग्मा अपॉन क्यू अपॉन ए, ये तो होता है पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व हम किससे करते हैं, सिग्मा से, सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए। आवेश आवेश है क्यू अपॉन ए, एकांक क्षेत्रफल ए। आप इसका मान रख देंगे, देखो ए का मान क्या रख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे। सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। आप क्यू का मान निकाल लेंगे इसमें से, तो क्यू इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। आप इसमें क्यू का मान पुट कर देंगे तो वही आपका मान आ जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें। इसमें जो क्यू का मान आप यहाँ पे जो पूरा है इस तरीके से क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर और सिग्मा इस तरीके से। तो E इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा केवल। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस पेपर में आए तो आपके यहीं तक सॉल्व करना है, ये तो एक्स्ट्रा है ना।
तो इससे हमें क्या सिद्ध होता है, भाबिंदु के लिए गोलीय कोष पर वितरित आवेश इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि संपूर्ण आवेश गोलीय केस यानी गोलीय कोष के केंद्र पर स्थित हो। केवल यही है हमें व्यवहार जो बताया जाए। तो आप अपना देखें स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया, पहले आपको गॉस कीपर में लिखनी है, फिर उसके बाद जो मैंने हेडिंग लगाई तो फिर उसके बाद जो आपको सारा यहाँ तक नोट करना है। और कुछ नहीं, मैं हट जाता हूँ, आप अच्छे से लिखें। देखो जो मैंने पहले क्वेश्चन आपको दिखाया था वही है। जब बिंदु गोलीय कोष के पृष्ठ पर हो, तो मैंने उसमें जो क्वेश्चन दिखाया था दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन था, यानी उसमें कह रहा था फर्स्ट नंबर कह रहा था भाव बिंदु पर आपको ज्ञात करना है, फिर कह रहा था कि पृष्ठ पर आपको ज्ञात करना है, फिर कह रहा था कि उसी पृष्ठ के अंदर यानी गोलीय कोष के अंदर ज्ञात करना है। तीनों चीजें अगर आपको एक चीज पूछी है भाव केंद्र पर ज्ञात करना यानी भाबिंदु पर ज्ञात करना है, तो आपको भाबिंदु ही डेरिवेशन सॉल्व करनी है। उसके बाद ये चीज है आपको ये नहीं लिखनी है। और तीनों चीज पूछे तो तीनों चीजों को सॉल्व कर दे, ठीक है। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और आपसे ये पूछे कि जब गोलीय कोष के पृष्ठ पर हो तो R इक्वल R, ये दोनों बराबर होंगे, इनका जो डायग्राम बनेगा दोनों इक्वल बनेगा। तो E इक्वल यही तो मैंने सूत्र सॉल्व किया था 1/4πε0 इंटू Q/R², ये हमने सॉल्व किया था। या यहाँ पे क्या था स्मॉल r², आप यहाँ कैपिटल R भी लिख सकते हैं। तो आवेश गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र E का मान उसकी सतह पर अधिकतम होगा। यानी हमें इससे क्या पता चला कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E का मान है वहां किस जगह पर सबसे ज्यादा होगा, तो हमें पता चला कि उसके पृष्ठ पर सबसे अधिक होगा, ना कि उसके भाबिंदु पर होगा। जब बिंदु गोलीय कोष के अंदर स्थित हो तब कैसा होगा, जब उसके अंदर स्थित होता है, जब बिंदु गोलीय कोष के अंदर स्थित होता है तो उस गोले के अंदर आवेश नहीं होते हैं, तो इसलिए पृष्ठ के अंदर आवेश शून्य होते हैं। तो जब आवेश शून्य होगा तो विद्युत क्षेत्र का मान कैसा होगा, शून्य होगा। तो ये तो यहाँ तक आपने अभी तक डेफिनेशन देखी। आप मैं यहाँ पर कुछ चीजें मैं क्लियर करा देता हूँ आपको, है ना। कि जैसे अब तक जो विद्युत क्षेत्र का फंडा चल रहा था और जो हमारे आवेश है उसका फंडा चल रहा था, वो क्या फंडा है, तो मैं आपको ये चीज आज बता देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लियर करा देता हूँ बिल्कुल। हमेशा बात ध्यान रखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होता है सबसे अधिक, और विद्युत धारा क्या होती है, पहली बात तो ये भी जाने। मैंने पहले बता दिया अभी, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने नहीं बताया जाऊँ, पर लेकिन आज ये आपके रिवीजन के तौर पर पहले आप इसे लिख लें, है ना। तो मैं अभी आपको कंक्लूजन पूरी वीडियो का आज तक जो कराई है अभी कंक्लूजन 5 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा आपका। देखें आप, तो वीडियो पॉज करके आप देखें और लिख लिया होगा, है ना। हाँ तो आपने लिख लिया है, देखो ये आवेश, इसे बोलते हैं चार्ज इंग्लिश में, आवेश या चार्ज। तो देखो ये एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, दो आवेश होते हैं, पॉजिटिव धनावेश और ऋणावेश। जो ऋण आवेश होते हैं इन्हें बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन, और जो प्लस वाले होते हैं इन्हें बोलते हैं प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होता है उसके पास ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है,
वो न्यूट्रल होता है, यानी आवेशहीन होता है, अनचार्ज होता है। वो कैसा होता है? अनचार्ज। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछने आ जाए, अभी नहीं इंटर के बाद कोई आप एयरफोर्स का एग्जाम देते हैं तो उसमें पूछने लगे कि प्रोटॉन कैसा होता है, तो धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेश होता है, और न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन होता है, उसके पास कोई आवेश नहीं होता है। तो वैद्युत धारा का भी क्या फंडा है इसमें, ये भी चीज जाना है। जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, ये आगे चैप्टर आएगा, हम इसके बारे में तभी बात करेंगे। थोड़ा सा इसकी जानकारी मैं बता देता हूँ कि ये क्या होता है। जो आपके घर में वैद्युत धारा जो बह रही है, जिसके द्वारा आप उस ऊर्जा का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं, केवल उससे आप लाइट चला लेते हैं, घर की पंखा चला लेते हैं, कुछ भी चला लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं, यानी ये कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस भी धातु में या जिस भी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन हो, यानी एक कोष इनका खाली होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में भी आप आगे जानेंगे, पर लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूं कि जिस भी वस्तु के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें करंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे प्लास्टिक में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी उनका एक कोष खाली नहीं होता है, तो उसमें करंट नहीं आता है। और लोहे की छड़ में करंट तुरंत आ जाएगा। आप लोहे की छड़ या ग्रेफाइट की छड़, या फिर हम लोग हैं, हम लोग भी इस तरीके से छू लेते ना, हमारे में कैसे होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना, मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप घर में प्रैक्टिकल करने लगे, वो सही नहीं है ना। आप केवल जानकारी रखें कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी वैद्युत धारा बहती है। और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो, आप कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों का चलना ही वैद्युत धारा है। तो आवेश का इन चीजों से जुड़ा हुआ है, आवेशी यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तभी वैद्युत धारा भी बनती है। वैद्युत धारा बनने का भी फंडा अलग है कि वो पानी से कैसे बनती है। उसमें केवल हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज कर देते हैं, यानी ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर देते हैं, ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। ये भी आप प्रकृति का नियम होता है, हम किसी भी चीज को उत्पन्न नहीं कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना ही है। अब देखो यहाँ पे जो क्या बन रहा है, पृष्ठ के अंदर आवेश कैसे हो? शून्य। तो वैद्युत क्षेत्र भी कैसा होगा? शून्य होगा। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर शून्य होगा। जब उसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है तो वह शून्य होगा, सीधी सी बात है। इसके बारे में हम डीपली, आपके चैप्टर आएंगे, हम डीपली इस पर बात करेंगे आपसे। तो आज की वीडियो में यहीं तक समाप्त नहीं करूंगा अभी, क्योंकि आपको कुछ सवाल बनाने हैं। आप इसे लिखें, मैं भी लिख कर देता हूँ, तो क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ। वैसे बताऊं कि पढ़ाई सबसे बोरिंग विषय होती है। आपके जीवन में पढ़ाई है जो बहुत ही बोरिंग है। और सर कॉमेडी करा दो तो देखो अभी सबके सब सुनने लग जाएंगे कॉमेडी के, है ना। लेकिन पढ़ाई किसी पे नहीं होती है भाई, जिसको वो चीज होती है पढ़ाई, तो क्या करेंगे बताओ। नहीं होती तो चले जाओ, और क्या हो सकता है। पर लेकिन ये ऐसी चीज है कि इसका इस्तेमाल कभी नहीं होता है पढ़ाई का। अरे नौकरी लगे चाहे ना लगे, उससे क्या है, पर लेकिन ज्ञान तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं है जीवन में। चलो कोई बात ना है, जो वस्तु तुम्हारी इच्छा है वो आपकी इच्छा है। हाँ तो सवाल कराओगे फिर, क्यों बताइए सवाल कराए। तो आप सवाल देख सकते हैं, आपके पेपर में ये बोर्ड के एग्जाम में सवाल आएगा, तो आप कैसे करेंगे? कैसे करेंगे आप? पेन से करेंगे ना, पेन से करेंगे, और कागज ना कर ले, ब्लू या ब्लैक पेन से करेंगे। सवाल देख लो अपने हैं। इससे पहले मैं
सवाल कराया था इस तरीके का। ई का मान क्या है इसमें, ई इक्वल 5 i कैप, 5 i कैप प्लस 10 j कैप वोल्ट प्रति मीटर। और इसमें वैद्युत क्षेत्रफल में क्या दिया है, 0.2 मीटर स्क्वायर, 2 j कैप और मीटर स्क्वायर, ये तो यूनिट है इसकी और कुछ नहीं है। इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, पाई, पाई आपको ज्ञात करना है, इसमें वैद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। आपने क्वेश्चन देख लिया है तो आप इसको सॉल्व भी करेंगे। देखा है इसका सूत्र क्या होता है, ई इंटू ए, जो होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई। देखो 5i प्लस 10 j कैप है ना, अब बचा k कैप। के को इसमें मान नहीं दिया तो आप के का लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं तक ब्रेक कर दें इसे। इंक नहीं है इसमें, ब्लैक वाले में ब्लू से यूज कर लेता हूँ है ना। देखा ये वाला यहाँ पर जो 0.2 तो देखा आई, तो यहाँ 0i, आप यहाँ क्या लिखेंगे 0i कैप। आई का मान आपको इसमें नहीं दिया है तो आप अपनी तरफ से लाएंगे 0i कैप प्लस 10 j कैप है यहाँ पे, तो आपको ये तो मान दिया है 0.2 j कैप। के का मान अगर यहाँ पर दिया होता तो कोई आप यहाँ पर 0 मानते अपनी तरफ से। तो देखें आई का आई से और जे का जे से मल्टीप्लाई करेंगे आप, आई का आई से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 0 और 10 j और 0.2 आपका इससे करेंगे मल्टीप्लाई, इससे करेंगे आप, ये तो 0 प्राप्त हो गया और 10 का इंटू 0.2 और जे से जे 1 हो जाएगा केवल। जे कैप डॉट जे कैप इक्वल 1 होता है। ये आप मैथ में जानेंगे और नहीं जानते तो भी मैं बता देता हूँ, आई इंटू आई कैप इक्वल 1 होता है और के कैप डॉट के कैप इक्वल 1 होता है, ये आप नोट कर सकते हैं। तो आप इसका मान लगा लेंगे तो क्या होगा 2 यानी 5 का मान आएगा 2 वोल्ट मीटर, 2 वोल्ट मीटर इंटू मीटर। ये इसका मतलब है, ये सवाल सॉल्व हो चुका है। सॉल्व करें अगले सवाल को। दूसरा सवाल भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई इक्वल 2 कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए इक्वल 8 j मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, ये क्वेश्चन अलग वाला है यानी सेम है, इन दोनों का आपको लगाना है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, 24 वोल्ट इंटू मीटर। जो मैं अभी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इसका आंसर है 24 वोल्ट मीटर। और घर से आपके लिए एक सवाल और दे रहा हूं मैं। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र ई इक्वल 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम में 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा जब पृष्ठ के तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री कोण पर हो। ये आप घर से करके लाएंगे सवाल को, नहीं आता तो मैं तो कल बताऊंगा इस सवाल को द्वारा। वैसे ये चैप्टर सॉल्व हो चुका है तुम्हारा। इसी वाले सूत्र से ये सॉल्व होगा, जो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर आपको दिया है, ये क्या आपका क्षेत्रफल है। क्योंकि आप 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो क्या होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपका क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है मीटर में होता है, तो आप उसे मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है, या आपको क्या करना होता है मीटर में चेंज करने के लिए, जब सेंटीमीटर से मीटर में आप चेंज करेंगे तो उसमें
जो अगर भाग देना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा आपको, है ना, यस 100 का आपको भाग देना पड़ेगा, तब वो चीज सेंटीमीटर होती है। तो आपको वो उसका मान है जो आ जाएगा, जो भी होगा, तो आप उस पर मीटर में चेंज कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, अगर नहीं आता है तो मैं उसमें करा दूंगा, कल करा दूंगा, क्योंकि ये सवाल आपके लिए घर के लिए है, इसीलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। देख लें, ये वाला सूत्र लगेगा, पाई इक्वल ई इंटू ए, यही वाला सूत्र लगेगा और कुछ नहीं इसमें। ये चैप्टर फिनिश है आज, क्लोज।